हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर अगस्त 2020। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट नोट्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें। और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जल निश्चय योजना, ऑप्शन बी भूमि संपदा योजना, ऑप्शन सी मत्स्य संपदा योजना, ऑप्शन डी हरित क्रांति योजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जल निश्चय योजना। और देखते हैं इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला किया है? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी 3 अगस्त, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 2 मई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 अगस्त। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा को की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला लिया, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 50%। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। देश के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। देखते अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब,
ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी, उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में हिम तेंदुए बड़ी संख्या में देखे गए हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू किया है? इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरियाणा। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी, हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान पत्र संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी, मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। देखते अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन बी संजय सिंह, ऑप्शन सी राकेश सिन्हा, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमर सिंह। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया। वे 64 साल के थे। वे पहली बार साल 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अपने राजनीतिक करियर में अमर सिंह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी,
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत की सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। इनर लाइन परमिट ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 120। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 101। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कारवेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार समेत कई अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दी थी, जो कि 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था, भूगोल और मांग को आधार बनाया गया था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 12। ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप 1 साल के लिए टल गया है। वहीं अगले साल यानी 2021 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
साल 2021 में होने वाले T20 विश्व कप अब भारत में होगा, जबकि 2022 के टूर्नामेंट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे शपथ दिलाई? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी मनोज तिवारी, ऑप्शन सी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने का साथ ही उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू का CAG के तौर पर 20 नवंबर 2024 तक कार्यकाल होगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 15। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोफेसर अरुण अग्रवाल, ऑप्शन बी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी प्रोफेसर राहुल त्यागी, ऑप्शन डी प्रोफेसर विक्रम सचदेवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। जोशी 12 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य बने थे। उन्हें UPSC के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रोफेसर जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी राहत इंदौरी, ऑप्शन सी अहमद फराज, ऑप्शन डी सरोज खान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राहत इंदौरी। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे 70 साल के थे और वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। राहत इंदौरी ने
बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया था। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, घातक, इश्क, जानम जैसी फिल्मों में गीत भी लिखे थे। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 17। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संजय दत्त, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अक्षय कुमार। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए के साथ डेवेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूस। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने यह घोषणा की है। यह वैक्सीन गामालेय शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में तैयार हुई है। वैक्सीन के चिकित्सक परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई और इसमें 38 लोग शामिल हुए। उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 19। विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 अगस्त। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन है। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की देशजाबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। और यहाँ पर एक खास बात और हम बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है विश्व आदिवासी दिवस की थीम, जो कि परीक्षा में पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेस हैं। तो इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम जो थी वो थी कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलेंस। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली,
ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 अगस्त। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और इनके विचारों पर चर्चा करना है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी है। और यहाँ पर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि इस साल विश्व युवा दिवस की थीम क्या थी। तो यहाँ पे याद करने वाली चीज है कि जो इस साल विश्व युवा दिवस की थीम है वो है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 35,000, ऑप्शन डी 25,000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20,000। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने व लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के SC/ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 23। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोतबया राजपक्षे, ऑप्शन बी रानिल विक्रमासिंघे, ऑप्शन सी राणा सिंघे प्रेमदास, ऑप्शन डी महिंद्रा राजपक्षे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महिंद्रा राजपक्षे। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। महिंद्रा राजपक्षे 2005 से 2015 तक के बीच
करीब एक दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी लोमड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाथी। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करना है। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी सी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 15 मई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7 अगस्त। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 26। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इराक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन डीसी यूएसए के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 27। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 13 मई। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 12 अगस्त। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस का रूप मनाया जाता है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पैट्रिशिया सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांतों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 28।
किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेबनान। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है। लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 29। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। KVIC हथकरघा और रेशम रीलिंग मशीन जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 31। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 11,000 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए।
और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। यह क्षेत्र दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धी दूरी पर स्थित है। जब ये बंदरगाह एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 32। विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 3 अगस्त, ऑप्शन डी 15 मई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 अगस्त। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रत्येक साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन नवीनीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस दिन वर्ष 1893 में सर रूडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक थे, जो ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन सी पोचमपाद परियोजना, ऑप्शन डी मालप्रभा परियोजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। प्रधानमंत्री के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने सामरिक महत्व के कारण समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। यह पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरत, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी। इस पहल से इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट चीता, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट सूर्या, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट लायन, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट अमन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोजेक्ट चीता। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अभी इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। तो देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन 35। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से
4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति NV रमण, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीज़न के एक एक ज़िले में प्रयोग के आधार पर तेज़ गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में बताएं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।